Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. स्टार्ट करें हम लोग। हेलो, हम Yes, लोग sir. स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग क्लास कर रहे हैं, है ना। और हमारे कोर्स का नाम है CC2, ठीक है ना। हम लोगों को ये मिल गया होगा, सिलेबस वगैरह तो आपके पास होगा। सिलेबस है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. है. सिलेबस वगैरह अगर नहीं भी है तो हमारा जो ये यहाँ पर नोटिस बोर्ड सेक्शन में जाइएगा तो आपको क्लास रूटीन, स्टूडेंट कोड ऑफ कंडक्ट और नीचे नीचे इसका सिलेबस भी दिया हुआ है। तो आप सिलेबस भी देख सकते हैं, आपके पास है। आप लोगों को टेस्ट भी और असाइनमेंट भी सब कुछ इसी ऐप के थ्रू दिया जाएगा। और कुछ स्टडी मटेरियल जो इम्पोर्टेंट होगा इसको यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा इस सेक्शन में, स्टडी मटेरियल सेक्शन। और एक और फायदा इसका है कि जो भी हम क्लास लेंगे वो सारा लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्डेड रहेगा। मान लीजिए कोई बच्चा एब्सेंट हो जाता है तो कभी आकर के वो अपना देख ले सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सब कुछ तो बताना चाह रहे हैं कि अभी जो एग्जामिनेशन का चल रहा है उसमें प्रमोशन कर दिया जा रहा है कोविड-19 के कारण। इसमें जो प्रमोशन का आधार बना रहा है खास करके पीजी सेम 1 वाले बच्चों के लिए, वो पूरी तरह से इंटरनल मार्क्स पर आधारित होगा। इंटरनल मार्क्स पर बेस होगा। और इंटरनल मार्क्स कोई टीचर कैसे देगा? आपके परफॉर्मेंस को देख के देगा। आपका परफॉर्मेंस कैसे जज करेगा? तो आपके जो सेक्शन में टेस्ट है, असाइनमेंट है, कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सब को देखते हुए आप कितने सिंसियरिटी से क्लासेस करते हैं, टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, आपका क्या मार्क्स आ रहा है, अटेंडेंस क्या है। हेलो, बोलिए, अटेंडेंस क्या है, इन सारी चीजों को देखते हुए ही आपका इंटरनल मार्क्स जो है निर्धारित होगा। तो आपके ऐप में जो भी दिया हुआ है उसको अटेम्प्ट कीजिए और समय के रहते इसको नहीं तो कोई भी टीचर इंटरनल मार्क्स का निर्धारण कैसे करेगा? अंदाज से तो करेगा नहीं, क्योंकि सारा कुछ अब यूनिवर्सिटी में जमा करना है, अटेंडेंस जमा करना है, असाइनमेंट जमा करना है, टेस्ट का जो है वो जमा करना है, आपका आचार व्यवहार क्लासेस में कैसा है वो जरिया बनेगा आपके इंटरनल इवेल्युएशन का। तो आप लोगों से ये बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं,
अभी तो लगता है कि सिर्फ 10 लोग ही हमारे पास यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं, ओनली 10 स्टूडेंट। दीपिका कुमारी, धर्मेंद्र कुमार, कुमारी, मनीष कुमार, निशिकांत कुमार पांडे, ये सब लोग अभी ज्वाइन किए हैं। सारे बच्चे अभी ज्वाइन भी नहीं किए हैं, इसलिए सबों से कह रहे हैं कि इसको ज्वाइन कीजिए। क्लासेस आपका शेड्यूल टाइम में 11:25 में स्टार्ट होगा। चंचल हैं, शालिनी हैं, शबनम खातून है, नेहा कुमारी हैं, नूरी खातून है, ये सारे 10 बच्चे जो हैं ज्वाइन किए हैं। अभी प्रेजेंट कितने हुए हैं वो अलग है, ये सिर्फ अभी ज्वाइन किए हैं। और आप जो प्रेजेंट होइएगा यहाँ पर, उसका अलग से अटेंडेंस बन जाएगा हमारे यहाँ। आप यहाँ पर देखिए, समरी में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अटेंडेंस, व्यू अटेंडेंस, यहाँ जैसे ही दबाएंगे हमको अटेंडेंस का डाउनलोड हो जाएगा और उस चीज़ को हमको यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा। इसलिए क्लासेस निश्चित रूप से कीजिए। सेक्शन में देखिए मैंने कुछ दिया था, लेकिन आप लोगों में से कोई अटेम्प्ट नहीं किया उस चीज को। आप देख पा रहे हैं टेस्ट सीरीज में? हेलो हेलो, दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो आप लोग कोई अटेम्प्ट नहीं किए। इसका डेट दिया हुआ था 26/6/2021 11 बजे। आप लोग में से किसी का सबमिशन मेरे पास नहीं आ पाया है और अभी एक्सपायर भी कर गया। तो जिसमें जो मार्क्स 10 मार्क्स का था, मैक्सिमम मार्क्स, इसमें सभी को 0 हो गया। आप लोग गलत या सही सारे को अटेम्प्ट जरूर कीजिए। नहीं कीजिएगा आप रिस्पॉन्सिबल होइएगा, फिर हमको मत दोष दीजिएगा कि नंबर कम आ गया, फलना हो गया, चिलना हो गया, यूनिवर्सिटी दौड़िएगा। कुछ नहीं होगा। असाइनमेंट सेक्शन में अभी हम कुछ दिए नहीं है, लेकिन असाइनमेंट में भी जाएगा, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई नोटिस होगा, इस नोटिस बोर्ड सेक्शन में आपको फ्लैश हो जाएगा। हमको कोई बातचीत करनी होगी, चैट करना होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चैट आप लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ हम कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। यहाँ पर स्टूडेंट सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने हैं वो आएंगे। अभी 2 विद्यार्थी यहाँ पर रिक्वेस्ट आया है, इनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। सोनम जायसवाल और एक और विद्यार्थी था। तो इस तरीके से हम लोगों का क्लास चलेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? पहले हम गूगल मीट के माध्यम से क्लास लिया करते थे, लेकिन इसमें जो है बहुत, इसमें हम लोगों को काफी सुविधा है, टेस्ट का, असाइनमेंट का और प्लस अटेंडेंस का। जो यूनिवर्सिटी बेस बनाए हुए हैं इंटरनल, सारा कुछ इस ऐप में है, इसलिए हम इस ऐप को अडॉप्ट किए हैं। आशा करते हैं आप लोग इसका फायदा उठाइएगा। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करें। हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो हम लोगों का पहला जो चैप्टर है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। हम लोग का पहला चैप्टर यही है, ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग को किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए आखिर होता क्या है मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है। हेडिंग लगाइए, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। लिखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन्वॉल्व the breaking and making of covalent bonds, breaking and making of covalent bonds. The breaking and making of covalent bonds usually occur. The breaking and making of covalent bonds usually occur
in several discrete steps before transformation into products. Before transformation into products. इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद द डिटेल्ड सीक्वेंशियल description of all the steps of the transformations into products is called the mechanism of a reaction. Is called mechanism of a reaction. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। कोई आपसे पूछेगा कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है, तब आप ये बताइएगा क्या है वो। द डिटेल्ड सीक्वेंशियल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द स्टेप्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस इनटू प्रोडक्ट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब इसके बीच में जो रास्ता है, किस रास्ते से होता है, रिएक्टेंट किस रास्ते से प्रोडक्ट में जाता है, इस चीज का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, मैकेनिज्म में। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिए। द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस is satisfactorily established if intermediates involved in all the steps can be isolated but which is unfortunately seldom possible। दुर्भाग्य से इंटरमीडिएट को हम लोग आइसोलेट करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, अधिकांश इंटरमीडिएट्स। हालांकि कुछ इंटरमीडिएट्स को हम लोग ट्रैप किए हैं, लेकिन बहुत सारे इंटरमीडिएट्स को हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तब आप कहिएगा कि कैसे हम लोग मैकेनिज्म निर्धारित करेंगे। है, रास्ता है, आगे लिखिए। देयर आर अ नंबर ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स, there are a number of guiding principles which help us to
to predict the different steps of the reaction full stop. Complete information regarding all the steps is seldom obtained. सारे इंफॉर्मेशन नहीं निकल पाते हैं. However, a good deal of data can be gathered from the following techniques. हाइफन दे करके नीचे से लिखिए. ए, पहला टेक्निक ए, स्टडी ऑफ द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन. मैकेनिज्म को निर्धारित करने के लिए हम लोग पहला टेक्निक जो इस्तेमाल करते हैं वो है स्टडी ऑफ द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन. यूजी लेवल में आप पढ़े होइएगा. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो क्या है वो काइनेटिक्स हम लोग डिटरमाइन करते थे. यहाँ भी हम लोगों को काइनेटिक्स डिटरमाइन करना पड़ेगा. केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आप लोगों ने अध्ययन किया होगा यूजी लेवल में. दूसरा टेक्निक जो है वो लिखिए. आइसोलेशन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इफ आइसोलेबल. अगर आइसोलेबल है मतलब जिसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, उस स्थिति में हम लोग इंटरमीडिएट को आइसोलेट करते हैं. लेकिन ये हर इंटरमीडिएट के साथ संभव नहीं हो पाता है. फिर भी एक रास्ता है, इसलिए दूसरा टेक्निक में हम लोग यही लिख रहे हैं. आइसोलेशन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इफ आइसोलेट. अगर आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, कम से कम डिटेक्ट भी कर पाते हैं, डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइक IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो भी ओके, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, हम राउंड बॉटम फ्लास्क में उसको आइसोलेट नहीं कर पाए, बट हम NMR टेक्नोलॉजी से, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के मदद से पिक को देख करके असाइन कर लेते हैं, तो भी बहुत है हमारे लिए. तो उसको हम कहते हैं आइसोलेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स इफ आइसोलेबल. तीसरा टेक्निक लिखिए. स्टडी ऑफ द रिएक्शन in the presence of other similar substrates. सर सिमिलर के बाद क्या? Study of the reaction in the presence of other similar substrates. चौथा टेक्निक में डी में लिखिए. स्टडी ऑफ द आइसोटॉपिकली
labeled atoms in the reactants। लेबल्ड कहने का मतलब है, मान लीजिए आप वाटर यूज कर रहे हैं H2O, अब वो जनरली 16 होता है एटॉमिक मास वाला। अगर हम इसको लेबल्ड करें, रेडियो एक्टिव आइसोटोप से लेबल्ड करते हैं तो 18 कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मिथेनॉल यूज करना है CH3OH, कार्बन जनरली 12 वाला होता है, यू कैन यूज 13 और 14, दो आइसोटोप इसके होते हैं। तो इस तरह से लेबलिंग करने से भी हम लोग रिएक्शन का पाथ को ट्रेस कर सकेंगे। इसी को कहते हैं स्टडी ऑफ आइसोटॉपिकली लेबल्ड एटम्स इन द रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट टेक्निक है 5वां, E, ट्रैपिंग ऑफ रेडिकल्स। ट्रैपिंग ऑफ रेडिकल्स, ट्रैपिंग ऑफ रेडिकल्स। अगर कोई रेडिकल जनरेट हो रहा है तो रेडिकल को हम लोग ट्रैप कर सकते हैं। तो ट्रैप करने के बाद हम लोग को ये पता लगेगा कि कौन सा रेडिकल इन्वॉल्व हुआ है रिएक्शन में। अगला टेक्निक है 6ठा में, क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट। क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट्स। और 7वां है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। अलग से हम लोगों को पढ़ना भी है स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग इसको देखेंगे डिटेल में। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स से भी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी देखते हुए कि सिर्फ ट्रांस में जो है वही सिर्फ माइग्रेट कर रहा है। बहुत सारा ऐसा रिएक्शन आप देखे होइएगा पूर्व में यूजी लेवल में। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसे SN2 रिएक्शन है, उसमें आपको हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। SN1 रिएक्शन में रिटेंशन के साथ साथ इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी मिलता था। तो ये सब क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री से हम लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी एक साधन है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स एंड मच मोर। और परिस्थिति के अनुसार हमें जो भी बन पड़ेगा, हम रिएक्शन मैकेनिज्म को निकालने के लिए या साइंटिस्ट जो है वो निकालने के लिए उस बात को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये तो जस्ट आउटलाइन हुआ कि हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन किस रास्ते से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारा चीज बीच में आया। किसी को कुछ समझने में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। आपको एक टाइम दिया जा रहा है कि आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। वैसे हम हर का डिटेल अध्ययन करेंगे ही, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बोलिए, मोटा मोटी जिसको समझ में नहीं आ पाया कोई चीज तो बता सकते हैं आप बेझिझक। वो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये टर्म हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म के में है। तो जाहिर है जब केमिकल बॉन्ड है तो हमें केमिकल बॉन्ड के बारे में एक हल्का फुल्का ओवर जानकारी चाहिए। रिकैप कर लीजिए, आप लोग तो इसे इंटर से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आशा करते हैं सबों को इसके बारे में अच्छा जानकारी होगा, अच्छी जानकारी होगी। तो आप इसको फिर भी हम एक थोड़ा सा मुख्य रूप से 2 तरह का केमिकल बॉन्ड आप पढ़े होंगे। पहला आयोनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में ही आगे थोड़ा सा जाइए तो एक नया उसका सब पार्ट मिलता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या उसी को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। अब किसी भी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी, नॉट ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उसके बॉन्डिंग, उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जैसे एक हम उदाहरण के लिए देते हैं, सपोज आप बात करते हैं CO2 की,
एक विद्यार्थी बात करता है SO2 का, तो कैसे स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अब CO2 जो होता है, आप वेस्पर थ्योरी से पढ़े होइएगा कि लीनियर होता है, और SO2 को आप लोग जानते होंगे कि ये एंगुलर होता है। तो कैसे ये स्ट्रक्चर जो है कैसे डिटरमाइन कर रहा है CO2 और SO2 के प्रॉपर्टी को, कोई बता सकते हैं विद्यार्थी लोग? सब जुड़ा है कि भाग गया जी? हेलो हेलो, यस सर। हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे हैं। जब देखिए क्लास है तो इंटरेक्शन दोनों तरफ से होगा, नॉट ओनली दिस इज टीचर सेंट्रिक, द क्लास शुड बी टीचर सेंट्रिक एंड मोर स्टूडेंट सेंट्रिक। स्टूडेंट का ज्यादा ध्यान इसमें रखा जाए। आप बोलिएगा ही नहीं तो हमारे दिमाग में क्या परसेप्शन बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए आप बोलिए, सही गलत कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आता है रिस्पोंड कीजिए। हाँ, अननेसेसरी अनम्यूट मत होइए। जब बोलिए तो अपने को अनम्यूट कर लीजिए, फिर म्यूट कर लीजिए। ये एक तो ऑनलाइन का मोड ऑफ कंडक्ट में आता है। सब कोई अगर अनम्यूट हो जाइएगा तो बहुत हल्ला होगा, शोर होगा, तो कोई समझ भी नहीं पाएगा। तो जिनको बोलना है आप अनम्यूट होइए और बोलिए कुछ। चंचल, खुशबू, नूरी, बताइए कुछ। हेलो, शालिनी, शुभम, निशिकांत, दीपिका, सोनम, अनुराधा, मनीष, ये लोग बताइए क्या आपका इसमें कहना है। इस क्वेश्चन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर रहा है प्रॉपर्टी को, और क्यों स्ट्रक्चर? मेरा बताने का मतलब यही है कि क्यों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसका अहम रोल होगा स्ट्रक्चर का। यहाँ पर सिंपल एक एग्जांपल दिए। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा, इस पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा, ये प्लस चार्ज होगा। तो जब चार्ज सेपरेशन हुआ और कुछ डिस्टेंस है इसके बीच में, डी है, तो बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ ही डी है, तो निश्चित रूप से एक डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ होगा। चूंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये डाइपोल मोमेंट इस CO बॉन्ड के लिए इस डायरेक्शन में है और इस CO बॉन्ड के लिए इस डायरेक्शन में है, बट दोनों इक्वल है। म्यू इधर है तो म्यू इधर भी है, बट डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, यानी कि कंपाउंड इज नॉन पोलर। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, SO2 को, इसका डाइपोल मोमेंट एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट स्वाभाविक है कि इस डायरेक्शन में होगा। रिजोल्यूशन और वेक्टर्स पढ़े होंगे आप लोग, तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव है, यानी कि दिस मॉलिक्यूल हैव सम डाइपोल मोमेंट। तो जब डाइपोल मोमेंट है SO2 में और CO2 में डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो जाहिर है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया, और जब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी साथ में जुड़े होते हैं, इसलिए इसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी साथ ही साथ अलग अलग दिखेगा। तो CO2 और SO2 के सिर्फ स्ट्रक्चर के कारण हम लोगों ने ये पाया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे प्रभावित करता है किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हो। केमिकल प्रॉपर्टीज कहने से मतलब यह है मेरा कि उसका केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हम लोग लिखते हैं फॉर्मल्डिहाइड, कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका स्ट्रक्चर भी मायने रखता है। ये एंगल कितने का होना चाहिए बताइए? ये एंगल कितने का होना चाहिए जी विद्यार्थी? 120 120 डिग्री।
मतलब इतना तय है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, एक प्लेन में है ना। और अटैकिंग रिएजेंट जो है एबव साइड से भी रिएक्ट कर सकता है, बिलो साइड से भी रिएक्ट कर सकता है। तो ये किसके कारण ये संभव हुआ? ये स्ट्रक्चर के कारण, इसके प्लेनर स्ट्रक्चर के कारण संभव हुआ। और प्लेनर स्ट्रक्चर क्यों हुआ? क्योंकि हम यहाँ पर कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन असाइन करेंगे, दिस इज द sp2, और sp2 को कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, जब कोई कार्बन डायरेक्टली 3 एटम से डायरेक्टली लिंक हो, कितने एटम से लिंक हो? 3 एटम से डायरेक्टली लिंक हो, देन दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। एटम को देखिएगा, बॉन्ड को नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर। और जब प्लेनर हो गया तो ये प्रॉपर्टी आपका इसमें H है, C डबल बॉन्ड O है, तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो या तो ऊपर साइड से आएगा या फिर नीचे से आएगा। बाद में हम लोग देखेंगे री फेस, साई फेस क्या होता है, ये सब समझना है हम लोग को स्टीरियोकेमिस्ट्री में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि हाउ स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, हम लोगों के लिए ये स्ट्रक्चर कैसे इम्पोर्टेंट और क्यों इम्पोर्टेंट। तो बिना स्ट्रक्चर जाने आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म का निर्धारण नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों से कहना है कि स्ट्रक्चर निश्चित रूप से एक बार आप जा करके इंटर का बुक हो या फिर बीएससी का बुक हो, उससे एक बार केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर ये सब को रिवाइज कर लीजिए। एक और उदाहरण हम देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ईथर है, ETOET, जाहिर है एंगुलर शेप का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है। और मान लीजिए आपके पास यहाँ पर BF3 है। BF3 कैसा होता है? प्लेनर होता है, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और BF3 में अगर आप क्लोजली इंस्पेक्ट करिए तो इसके आउटर मोस्ट सेल में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर है कि स्टेबिलिटी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का इसको आवश्यकता पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से चाहिए। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको? क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। डिफिशिएंट माने इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो क्या करता है कि ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसफर करता है, मैं ये शब्द नहीं यूज कर रहा हूं कि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया। अगर ये ट्रांसफर कर देगा तो फिर इसका ऑक्टेट पर असर पड़ जाएगा। तो ये दिस बॉन्ड इज टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट मतलब क्या होता है? शेयरिंग। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस पर इस ऑक्सीजन का भी अधिकार है और साथ ही साथ बोरोन का भी अधिकार है। जनरली जो हम लोग कोवेलेंट पढ़ते हैं तो A अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, B अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और इस दोनों इलेक्ट्रॉन पर A और B का समान अधिकार रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके का है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टनर से आया है, दैट पार्टनर इज ईथर। और ये जो है इसका कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है। इसका होगा भी कैसे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसको शेयर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर शेयर करेगा और तो इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया और इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। लेकिन जब हम किसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं या कोवेलेंट की तरह दिखाते हैं, तो जो देता है, जिसका दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये। और जिसको दिया उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा?
माइनस चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं? माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। अब इसी चीज को हम अप्लाई करें हाइड्रोनियम आयन। आप लोग नाम तो सुने होंगे, हाइड्रोनियम आयन H3O+। इसके फॉर्मेशन पर एक नजर डालिए, कैसे बना होगा ये। जिस तरह भी आप ईथर का एंगुलर शेप देखे, पानी का भी एंगुलर शेप होता है। इसके ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर होता होगा, होता होगा नहीं है। और इधर जो H+ है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? H+ के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बताइए? 1 गलत, गलत। जी तो कितना इलेक्ट्रॉन है चंचल? 0 सर। जीरो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना बाबू, और ये इलेक्ट्रॉन भी एक निकल गया है इसके पास से, तो क्या बचा? कुछ नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए अच्छा, हाइड्रोजन एटम को जरा गौर से देखो, स्ट्रक्चर देखे होगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होगे, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। ठीक है, यही एक एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। अब इसका इलेक्ट्रॉन आप हटा दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, इससे बाहर कर दे रहे हैं, तो बचेगा क्या? एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। तो H+ का अगर दूसरा नाम कोई प्रोटॉन कहे तो क्या आपको कोई आपत्ति होगी? क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही प्रोटॉन है ही। तो H+ का दूसरा नाम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। और H का पेट कितना में भर जाता है? इस ऊपर वाले में तो देखिए बोरोन का पेट 8 में भरता था, 8 इलेक्ट्रॉन में, लेकिन हाइड्रोजन छोटा है। किस पीरियड का है? फर्स्ट पीरियड का है। तो फर्स्ट पीरियड में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन से ही उसका पेट भर जाता है, यानी कि उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो इस H+ को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है स्टेबल होने के लिए? बताइए। इस H+ को स्टेबल होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल गया? इस पानी से मिल गया, है कि नहीं? और जब इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट में कन्वर्ट आप कीजिएगा, तो जो ऊपर रूल बताए थे कि जो देता है उस पर प्लस चार्ज हो जाता है और जो लेता है उस पर माइनस चार्ज हो जाता है। तो एक प्लस तो पहले से था इसके पास और एक माइनस हो गया इलेक्ट्रॉन लेने के कारण, तो एक प्लस और एक माइनस हो गया न्यूट्रल, इसलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर कैसा बना? इस तरीके का। और इसमें एक 2 लोन पेयर था, तो एक तो यूज किए और एक आपका अभी भी बचा ही हुआ है ना? दैट्स वाई H3O+ को कहते हैं कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये पिरामिडल भी है, अमोनिया की तरह। अमोनिया में देखे होइएगा इस तरीके का बॉन्डिंग आपको दिखता है। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका हाइड्रोनियम आयन का हो गया। अमोनिया का जरा गौर कीजिए, तो अमोनिया का भी इसी तरीके का होता है कि नहीं? बोलिए। यस सर। हाँ, तो हाइड्रोनियम आयन कैसे बना, ये हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझाने के लिए इतना सारा कुछ लिखे हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो बताइए, फिर से बताएंगे, इसमें क्या है। आप भी लोग के लिए क्लास है, हम अपने लिए थोड़े अरेंज किए। हमको तो जो पढ़ना था पढ़ लिख के खत्म कर लिया। अब आप बताइए क्या आपको इसमें समझना। अब ये देखिए एक कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग डील कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? और एक होता है कार्बन कार्बन डबल, ठीक है? अब यहाँ पर ये बताइए, यहाँ भी है जुड़ा हुआ है, बाकी कोई भी रहेगा। तो ये जो फंक्शनलिटी है इसको कहते हैं कार्बोनिल।
क्या कहते हैं? कार्बोनिल। और ये जो फंक्शनलिटी है इसको कहते हैं ईन या ओल्फीन, है ना। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो ईन कहलाएगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो कार्बोनिल कहलाएगा। अगर कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या कहोगे? बोलिए, क्या कहिएगा? खुशबू बताओ। कहाँ गया ये सब? सब छोड़ के भाग जाता है क्या? हेलो यस सर। हेलो, तो बोलिए ना, कितना बार कहेंगे? तो एक बार बोलिएगा, तो ऐसे तो टाइम खराब हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? नहीं जानते तो बोले नहीं जानते, ये भी एक जवाब हुआ। क्या कहेंगे इसको? भूल गए सर। बढ़िया किया। अरे सल्फर के लिए क्या लाते थे? थायो। यस सर। जैसे तुम पढ़ता था ROH, इसको क्या पढ़ता था? अल्कोहल। RSH, तो इसको क्या पढ़ता था? थायोल। थायो अल्कोहल, थायोल या अल्कोहल, है ना। उसी तरह इसको क्या नाम दोगे? ऑक्सीजन के जगह पर सल्फर है, कार्बन तो है ही, तो कार्बन, इसको कहेंगे थायो कार्बन। क्या कहेंगे? थायो कार्बन, ठीक ना। नहीं तो पीजी में एडमिशन लेने का मतलब ये थोड़े है कि आप पहले वाला भूल जाइएगा। ठीक है, आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पीजी में एडमिशन लीजिएगा तो सब पहले वाला भूल जाइएगा। ऐसा कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी ये भी फीलिंग दिमाग में मत रखिए कि हमको तो प्रमोट कर ही दिया जाएगा, पढ़ने से क्या मतलब है। ये फीलिंग रखिएगा तो फिर पढ़ाई नहीं होगा। आप प्रमोट कर दिए जाइएगा, इसका मतलब क्या? इंटरव्यू में थोड़े कहिएगा कि हम प्रमोट वाला हैं, पास आउट। वहां तो क्वेश्चन पूछेगा ना जी। नौकरी ऐसे थोड़े मिल जाएगा कहीं पर। कोई नौकरी बताइए जो MSc के डिग्री पर मिल जाता है पढ़ाक से? कोई नौकरी ऐसा नहीं है। हर जगह आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का, चाहे वो इंटरव्यू ही हो, आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। आपके साथ में एक नहीं 1000 बच्चे खड़े हो जाएंगे उस कंपटीशन में, तो आप उससे कैसे बाहर निकलिएगा? जानकारी के मदद से। और नहीं पढ़िएगा तो कोई जानकारी नहीं होगा। सिंपल सा कहानी है। तो ज्यादा इसमें टेक्निकल चीज है नहीं, मैकेनिज्म की तरह कि हमको 4-5 टेक्निक का मदद लेना पड़ेगा। सिंपल 1 मिनट में छटा जाइएगा, ठीक है ना। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हम डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्साह बढ़ा रहे हैं कि आप पढ़िए। पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं होगा, नथिंग, ठीक है ना। तो क्या आप लोग इनके बॉन्ड फॉर्मेशन को समझा सकते हैं? कैसे कैसे क्या हुआ? सबसे पहले बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये जो पीला से हम मार्क कर रहे हैं, कार्बन नंबर A, कार्बन नंबर B, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए कैसा होगा? sp2। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, शाबाश। कार्बन नंबर A का हाइब्रिडाइजेशन बताइए sp2। कार्बन नंबर B का बता दो। sp2 ही होगा सर। नहीं होगा। चलिए ये ठीक हो गया। अब sp2 जैसे ही आप कहे तो आपके दिमाग में इसका कौन सा स्ट्रक्चर सामने फ्लैश किया, ये बताइए। ट्राइगोनल प्लानर। वेरी नाइस, बहुत धर्मेंद्र बोल रहा है ना? यस सर। हाँ बहुत अच्छा, मेहनत कर रहा है। ये भी sp2 है। अब ये मॉलिक्यूल आपसे कहे कोई कि प्लेनर होगा तो आपको कोई आपत्ति होगी? नहीं सर। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। अब कहोगे कि सर यही स्केलेटन में सिर्फ प्लेनर है,
मान लीजिए इधर हम कोई R लगा दिए, तब होल मॉलिक्यूल प्लेनर होगा? ये दोनों एक प्लेन में रहेगा, बट ये R उस प्लेन में नहीं रहेगा। रहेगा क्या? बोलिए। नहीं रह पाएगा। तो जब तक H है यहाँ पर, तब तक यहाँ प्लेनरिटी मेंटेन है, प्लेनरिटी मेंटेन है। और H के बदले अगर कुछ अगला कुछ आ गया तो वो प्लेनरिटी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई sp2 ही आ जाता है, सपोज इस तरीके की घटना हो जाती है, इस तरह का चीज है, अगेन प्लेनर है, पूरे होल मॉलिक्यूल प्लेनर हो गया, क्योंकि ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है। आप पढ़े होंगे कंजुगेशन, तो ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड से क्या है, कंजुगेटेड है, तो ये होल मॉलिक्यूल आपका प्लेनर हो गया, एक प्लेन में चला गया। ठीक है, और भी देखेंगे उदाहरण। हम लोग अभी सुपरफिशियली ऊपर ऊपर चल रहे हैं, जब डिटेल अंदर जाएंगे तो हम लोग को और भी पढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि ये पहला क्लास है, पहला क्लास में हम ज्यादा लोड नहीं बच्चों को देना चाह रहे हैं। धीरे धीरे लेकिन आप पढ़ाई के प्रति अपना रुझान बढ़ाते रहिए, तभी आपका ये सब होगा, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, ये हायर एजुकेशन का एक्सट्रीम पॉइंट है। इसके बाद कोई डिग्री नहीं होता है, इसके बाद फिर रिसर्च होता है, जिसको पीएचडी नाम देते हैं। चलिए इसमें बताइए, कार्बोनिल में बोलिए। चलिए नहीं बताइएगा। sp2 सर, हेलो, sp2 ही होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बताइए, ऑक्सीजन का, इसका तो ऑक्सीजन भी sp2 होगा, ये भी ऑक्सीजन का भी वेरी नाइस। व्हाट अबाउट द लोन पेयर? इसका जो दो लोन पेयर है वो किस में है, sp2 में है कि sp3 में है? जैसे हम एक बनाते हैं अल्कोहल, देखिए ये सब भी मायने रखता है मैकेनिज्म पढ़ते समय, कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो किस तरह के ऑर्बिटल में है। अब देखिए ये ROH का ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये कार्बोनिल के ऑक्सीजन का लोन पेयर है। अब ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर? इसका जो लोन पेयर है, अब यहाँ पर आप ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बताते हैं, sp3 बताते हैं, है कि नहीं? अल्कोहल में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है,
sp3 कार्बोनिल में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, जैसा कि अभी आप बताएं। तो इसका जो लोन पेयर है वो किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, sp2 में है। अब बताइए कि ये जो हाइब्रिड, ये जो लोन पेयर है ये sp3 में है और ये जो लोन पेयर है sp2 में है। विच लोन पेयर इज मोर अवेलेबल फॉर एक्सेप्टर, sp2 लोन पेयर या sp3 लोन पेयर? कौन सा लोन पेयर एक्सेप्टर के लिए? मान लीजिए इसको डोनेट करना है किसी को मैकेनिज्म में, तो अगर आपके पास ये दो ऑप्शन है, एक ही मॉलिक्यूल में ये भी है, sp3 भी है और sp2 भी है, तो आप किस लोन पेयर का यूज करना चाहेंगे, करवाएंगे? यानी कि कौन रेडली अवेलेबल है फॉर sp3 sp3 सर, क्योंकि इसमें जो है 33% ही ना इसमें होता है कि पी कैरेक्टर है, और इसकी वजह से पी ऑर्बिटल क्या है? हेलो, 33% आपने क्या कहा? क्या है 33%? पी ऑर्बिटल का परसेंटेज। उल्टा बोल रहे हो यार, ठीक करो ठीक करो, लाइन पर हो तुम, थोड़ा सा गलत हो रहा है सर। एस का कैरेक्टर, एस का कैरेक्टर, एस कैरेक्टर है, और यहाँ पर एस कैरेक्टर कितना है? 25%। यहाँ यस, ठीक है। तो जब एस कैरेक्टर ज्यादा है तो ये लोन पेयर जो है, एस ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा समीप होता है, तो ये लोन पेयर न्यूक्लियस के ज्यादा समीप है। ये लोन पेयर न्यूक्लियस से इसके तुलना में ज्यादा दूर है, तो न्यूक्लियस से कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर रहेगा तो वो डोनेशन के लिए रेडली अवेलेबल रहेगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। यानी sp2 लोन पेयर इज लेस एक्सेसिबल देन sp3 लोन पेयर। ये सब दिमाग में बैठाते चले जाइए, और ये सब चीजें बार बार नहीं होगा, ये सब एक बार फ्लैश हो रहा है, इस चीज को लिखते भी जा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। उसी तरह अब आइए यहाँ पर इस दोनों के रिएक्टिविटी में अंतर होगा कि नहीं होगा, पहले ये बात कर लीजिए। क्योंकि ये सल्फर भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, तो जो आप एस कैरेक्टर यहाँ बता रहे थे, एस कैरेक्टर यहाँ भी रहेगा। तो क्या इसका जो लोन पेयर है और इसका जो लोन पेयर है, इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर के एक्सेसिबिलिटी पर चर्चा करिए, बताइए। चलिए, गलत ही बोलिए ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो क्या है, अभी तो हम लोग बताएं कि स्टूडेंट सेंट्रिक क्लास को करना चाहते हैं हम। आप बोलिए, हम सुनेंगे। कहीं गलती कीजिएगा, गाइड करेंगे। हम लोगों का काम सिर्फ मेंटर का है, आपको मेंटरशिप देंगे हम। आप बोलिए, बताइए क्या होना चाहिए। होगा सर दोनों में। हाँ, क्या दोनों में? दोनों सेम होगा? नहीं सर, अलग अलग होगा दोनों का, विलक्षण अलग अलग होगा इसमें। अच्छा ठीक है, अलग अलग होगा तो कौन ज्यादा कौन कम? अब तो अलग है तो डिफरेंस कर दिया आप। डिफरेंस किए तो बताना होगा ना कि विच इज मोर एक्सेसिबल, सल्फर लोन पेयर और ऑक्सीजन लोन पेयर। 33.3। चलिए, इसको ऐसे सोचिए। देखिए, सोचने का लाइन ऑफ थिंकिंग को आप दुरुस्त कीजिए। ऑक्सीजन और सल्फर, आपके दिमाग में यही फ्लैश किया होगा ना। आप पीरियोडिक टेबल को एक नजर बैकग्राउंड में ले आइए, तो आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा कि ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है कि नहीं? आप पीरियोडिक टेबल का 6A ग्रुप को देखिए, है ना, उसमें देखिएगा कि ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है। अब ऊपर से नीचे आने पर क्या में बढ़ोतरी होता है? साइज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। बढ़ता है।
बढ़ता है यानी कि दैट लोन पेयर इज फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, सल्फर लोन पेयर न्यूक्लियस से दूर है। ये तो बात समझ में आ रही है ना। न्यूक्लियस से जो Yes, sir. ज्यादा दूर है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, चार्ज पार्टिकल में क्या होता है न्यूक्लियस में? प्रोटॉन प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का क्या टेंडेंसी रहेगा? प्रोटॉन का टेंडेंसी, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्ज है, उसका टेंडेंसी रहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन को बांध के रखें अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू। तो ऑक्सीजन में भी ये टेंडेंसी होगा, सल्फर में भी होगा। लेकिन अब आपको तुलना करना है किसमें ज्यादा होगा, तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन का साइज चूंकि छोटा है तो इसमें ज्यादा होगा, तो इसका लोन पेयर लेस एसेसेबल होगा देन सल्फर के लोन पेयर से। बात समझ में आई? बोलिए। जी Yes, सर। sir. हाँ, देखिए अब हम बात पहले कहे थे कि स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। अब ये चीज साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतने सारे स्ट्रक्चर को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को, चाहे वो प्रॉपर्टी फिजिकल हो या केमिकल हो, निश्चित रूप से प्रभावित करता है। मेरे इस बात से सहमत हुए कि नहीं आप लोग? सहमत हुए? एग्री है? यस सर यस सर। और भी एग्जांपल्स आपको बुक जब पढ़िएगा, बुक कौन सा पढ़ रहे हैं आप, ये पहले बताइए। सबसे पहले आप देखिए आपके सिलेबस में नीचे बुक रिकमेंडेड बुक के सेक्शन में कुछ बुक्स को रिकमेंड किया गया है। देखिए अभी ये लॉकडाउन में तो हम नहीं कहेंगे कि आप लॉकडाउन तोड़ के किताब खरीदिए, लेकिन जब कभी मौका मिलता है तो एक अच्छी किताब निश्चित रूप से अपने पास रखिए, क्योंकि उससे बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं है। जब किताब नहीं पढ़िएगा आपको जानकारी नहीं होगा। आजकल बच्चा इंटरनेट पर सर्च करते रहता है, ठीक है वो कीजिए, बहुत सारे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस OER है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, UGC का वेबसाइट है PG पाठशाला, उस पर आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा। ये हमने मना नहीं कर रहे हैं कि आप ये मत कीजिए, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि आप एक अच्छी किताब जरूर अपने पास रखिए। अच्छी किताब में आपका रिकमेंडेड बुक के लिस्ट में कुछ बुक्स हैं, जैसे पीटर साइक है, आप सोलेमन का किताब पढ़ सकते हैं, आप मॉरिसन बॉयड की किताब को पढ़ सकते हैं, आप जेरी मार्च की किताब को पढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ बुक्स हैं जिसको कि आप पढ़िए, निश्चित रूप से आप में प्रोग्रेस होगा, आपके सोच में परिवर्तन होगा, आपको केमिस्ट्री देखने का नजरिया बदलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसलिए इन सारी चीजों को जरूर आप फॉलो कीजिए, ठीक है। अब हेडिंग दीजिए द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। हम लोग फिर से अपने पॉइंट पर लौट रहे हैं, मैकेनिज्म। हेडिंग लगाइए द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। हमारे पास अभी टाइम भी नहीं है, 12:25 होने जा रहा है। लिखिए शुरू कीजिए, लिखिए कुछ। इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन the molecules undergoing change are called reactants and फर्स्ट कलम चलाइए, and the new molecules formed आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जैसे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को लेबोरेटरी में करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए, जिससे कि आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आपको टारगेट दिया गया कि पी बनाओ जी लैब में, तो पी कैसे बनाइएगा? आपको इसके लिए एक स्टार्टिंग मटेरियल, सुटेबल स्टार्टिंग मटेरियल आपको चाहिए होगा, यानी आर चाहिए।
यानी R को लेकर के इसमें कुछ रिएजेंट वगैरह डाल करके प्रॉपर रिएक्शन कंडीशन को फॉलो करते हुए आप एक रिएक्शन को ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज शब्द इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि आप बनाएंगे, दूसरे कंडीशन में हो सकता है P का X% हो, एक दूसरा कंडीशन में Y% हो, तीसरे कंडीशन में Z% हो। तो हम लोग को देखना है कि among these yields which one is most सबसे ज्यादा कौन सा है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं कि बेस्ट रिएक्शन कंडीशन कौन सा है, बेस्ट रिएजेंट कौन सा है, क्या टेम्परेचर देना होगा, क्या प्रेशर देना होगा, क्या कैटलिस्ट देना होगा। इन सारी चीजों का अध्ययन हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में करते हैं। तब जाकर के हम कहते हैं कि ये रिएक्शन ऑप्टिमाइज हो गया। आप जो बुक में रिएक्शंस पढ़ते हैं वो ऑप्टिमाइज रिएक्शंस सारे को किया गया है लेबोरेटरी में, देन आपके टेक्स्ट बुक में वो आया है आपके पढ़ने के लिए। अच्छा, क्यों आया है ये बात भी आपको जानना चाहिए। जब आप कहिएगा कि सर जब ये सब हो ही चुका है तो अब क्यों पढ़ने के लिए हम लोगों को दिया जा रहा है। तो इस संबंध में मेरा कहना है कि अगर कोई नया रिएक्शन आप करेंगे तो आपको एक रेफरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। कि आपको सपना आएगा रात में, नहीं आएगा। तो अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप इन्हीं जो रिएक्शन परफॉर्म्ड है, जो किया जा चुका है, ऑप्टिमाइज्ड है, उस रिएक्शन को ही देख करके, उस रिएक्शन को समझ करके, उस रिएक्शन के पाथ को फॉलो करते हुए, रिएक्शन कंडीशन को देखते हुए आप नए रिएक्शन को करेंगे। इसलिए पढ़ना पड़ता है। दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। एमएससी बीएससी क्या है, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। बाद में चल के आपको खुद नया रिएक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखिए। कोल्ड प्रोडक्ट्स लिख लिए हैं, एक रिएक्शन लिखिए CH4 प्लस Cl2, CH4 प्लस Cl2, एरो दीजिए, एरो के ऊपर लिखिए H न्यू। ये फोटोन है, क्या है ये? फोटोन, 1 क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, क्वांटा ऑफ लाइट। तो क्योंकि लाइट भी एक वेव है, साबित हो चुका है, नई चीज नहीं हम बता रहे हैं आपको। CH3Cl और साथ में क्या बना? HCl। ओके, मान लीजिए ये रिएक्शन है, तो इसमें क्या कहिएगा? दिस इज योर रिएक्टेंट, दिस इज योर रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट्स हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ? इस दोनों, ये R1 मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए, तो ये P1 हो गया, P2 हो गया। तो ये आपका क्या होगा? ओवरऑल प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप कहाँ से कहाँ जाते हैं? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाते हैं। कोई तकलीफ? अब हम लोग इस रिएक्शन से ही शुरू करेंगे कि पाथ क्या होगा, कैसे गया, है ना। और संभवतः टाइम हो गया है, तो हम लोग इस चीज को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका MWF में क्लासेस हैं और यही टाइमिंग रहेगा 11:25, ठीक है, तीनों दिन। और हर बार आपको अलग अलग लिंक हम नहीं भेजेंगे। आप उस क्लास में जो इनरोल्ड हो गए, जैसे ही हम लाइव करेंगे, गो लाइव, हम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए बार बार गूगल मीट की तरह हमको लिंक और जूम की तरह लिंक भेजने की अब जरूरत नहीं है। हम लोग एक क्लासरूम क्रिएट कर चुके हैं और उस क्लासरूम में हमारा एक रूटीन है, और इस रूटीन के मुताबिक हम लोग इसी टाइम में, शेड्यूल्ड डे एंड टाइम में हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे और पढ़ेंगे। ओके। और एक चीज और जो हम बता रहे थे, उस पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। आप जाइएगा इस सेक्शन में, तो जहां पर टेस्ट है उस टेस्ट को जरूर परफॉर्म कीजिए, क्योंकि हम बता चुके हैं कि आपका प्रमोशन जो होगा इसी इंटरनल असेसमेंट के मदद से होगा। अगर यहाँ पर आप 0 मार्क्स लाते हैं तो समझिए उधर भी सब 0 हो जाएगा। ये बात मेरा समझ लीजिए। फिर आप प्रमोट तो हो जाइएगा, निश्चित रूप से प्रमोट हो जाइएगा, लेकिन आपका बैकलॉग पेपर्स में
CC2 का एग्जाम आपको पेन पेपर मोड में देना ही पड़ेगा, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। बाद में कहिएगा सर हमारा करियर बर्बाद कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ये सब नहीं सुनेंगे हम बाद में। आप नोटिस बोर्ड पर ध्यान रखिए, चैट पर ध्यान रखिए, टेस्ट को देखते रहिए, कोई टेस्ट आया क्या, असाइनमेंट आया क्या, अटेंडेंस ऑलरेडी जो लड़का यहाँ पर प्रेजेंट सारा डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अटेंडेंस में जितने बच्चे यहाँ पर आए सारे का नाम यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, जो बच्चे नहीं आए उनका नाम यहाँ नहीं दिखेगा, इसलिए और मैं इन्हीं बच्चों को कर दूंगा। यहाँ पर देखिए लास्ट 7 डेज का अटेंडेंस हम डाउनलोड कर सकते हैं, 15 डेज का कर सकते हैं, 30 डेज का कर सकते हैं। ये डाउनलोड करेंगे, अटैच करके आपका मार्क्स भेजेंगे। हम अपने मन से अटेंडेंस तो बना नहीं सकेंगे। 12 में 4 आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 12 दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए अटेंडेंस जरूरी है। आप लोग जुड़े रहिए जब तक क्लास चलता है, टिल एंड ऑफ द क्लास। ये नहीं कि बीच में भाग गए, वो तो अटेंडेंस नहीं बनेगा फिर, क्योंकि हम देख पा रहे थे अभी 11 विद्यार्थी जुड़े हुए थे, अभी यहाँ पर अटेंडेंस सिर्फ 4 का बना है, ये ध्यान रखिएगा। तो टिल एंड ऑफ द क्लास आपको जुड़े रहना है, अदरवाइज नहीं आपका अटेंडेंस बनेगा। ये भी बात आप बात कर लीजिएगा, सारे बच्चों में इस बात को बताइए और इसके प्रोसेस में आप जाइए। जो टेस्ट है, असाइनमेंट है, उसको निश्चित रूप से कीजिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। Thank you, sir.